Good morning, all of you, and once again, welcome back to our 7th class video lecture. Today, I am going to take your history portion, second chapter, New Kings and Kingdom, AD 700 1200. The period roughly beginning from 700 to 1200 AD is known as the early medieval period in the history of India. An outline of political development during this period 700 1200 is given below. तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम अर्ली मिडिवल पीरियड किसे मानते हैं 700 to 1200 AD को. The early medieval period in India is marked by the rising of small state in India, both in North India and South India. North India was divided into a large number of Rajput states, while South India was also parceled out in a number of states ruled by different dynasties of Pallavas, the Cholas and the Rashtrakutas. ये अर्ली मिडिवल पीरियड में कह रहे हैं कि बहुत जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो बनने लगे थे, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी. नॉर्थ इंडिया में वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ राजपूत स्टेट्स. नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स बन गए थे और साउथ इंडिया में पैरेलल बहुत सारे पार्शियली बहुत सारे जो डायनेस्टीज हैं जैसे पल्लव्स है, चोलाज है, राष्ट्रकूट है. सी द मैप, सी दिस मैप. दिस इज द राष्ट्रकूटाज, सोलंकीज, पांड्याज, चोलाज एंड पल्लव्स. The division of India into a large number of small states had an evil effect on society, economy and culture. जिस तरह से ये जो छोटे छोटे स्टेट्स बन रहे थे इससे सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था. These smaller kingdom were always fighting with one another. ये छोटे छोटे किंगडम्स आपस में ही लड़ते थे. This development weakened the country so much that foreign power one after the other were tempted to occupy this country. इस डेवलपमेंट जो हुआ था इससे कंट्री का बहुत कमजोर हो गई थी और बाहर की कंट्रीज की पावर्स कंटिन्यू इंडिया पे अटैक करती गई. और जैसे कि इसमें बताया कि कौन कौन से आए थे, अरब्स एंड द तुर्क्स, द मंगोल्स एंड द पुर्तगीज, द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एक्सेट्रा केम टू इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेड द कंट्री. ये सारे बाहर की जो पावर्स थी ये सब आई यहाँ पर और इन्होंने इंडिया को काफी लूटा. Political development AD 700 to 1200. During these 5 centuries, AD 700 to 1200, there was a much political turmoil in India, one state fighting with the another, with the result the foreign invader made their way in the country. Let us see the rise and fall of some of the royal dynasties during this period. यह बता रहे हैं कि ये जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल यानी तूफान आया था, जो कहते हैं कि इसमें जो खुद आपस में ही स्टेट्स लड़ रहे थे तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाहर के लोगों को मौका मिल गया और वो यहां पर आ गए. गुजर प्रतिहारास. द प्रतिहारास रूल्ड ओवर अवंती एंड पार्ट ऑफ साउथर्न राजस्थान इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th century. They become famous after defeating the Malachazas or foreigner, probably the Arabs. Nagabhatta was the first great ruler of this dynasty. He even defeated the Arab of Sindh. मैप में देखिए प्रतिहाराज ये रे. गुजर प्रतिहाराज. पैराग्राफ में बताया हुआ है कि प्रतिहाराज कहाँ थे, राजस्थान के साउथर्न पार्ट में अवंती तक 8th century में. उसके बाद में इन्होंने डिफीट किया मलेचाज को जो फॉरिजनर थे, प्रोबेबली उसे अरब मानते थे. नागभट्ट इनके ग्रेट रूलर थे, इन्होंने अरब्स को हराया था. मिहिर भोज और राजा भोज was the most powerful ruler of this dynasty. He ruled from AD 836 to AD 885. ये बता रहे हैं कि मिहिर भोज और राजा भोज इस डायनेसिटी के सबसे पावरफुल राजा थे. इन्होंने शासन किया था 836 to AD 885. Under him the Paritharas empire reached its great extent. इनके शासन में ये परिथारास जो थे बहुत आगे तक बढ़े थे. He even conquered Kannauj and thus added much to his glory at that time. He was
devotee of Vishnu's, took the title of Adivarsha. इन्होंने कन्नौज तक शासन किया था, कन्नौज तक इसको डायनेस्टीज को फैलाया था। उसके बाद में ये बता रहे हैं कि ये भगवान विष्णु के बहुत ही अच्छे भक्त थे, इनका इसलिए इनको टाइटल मिला था आदिवर्षा। ही वॉज सक्सीडेड बाय द हिज सन महेंद्रपाला फर्स्ट। उसके बाद में इनके बेटे राजा बने महेंद्रपाला। ड्यूरिंग हिज रीजन द प्रतिहारा किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द विंध्याज इन द साउथ। इनके टाइम पीरियड में ये हिमालय से नॉर्थ में और विंध्याज साउथ तक फैले इनका शासन। फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। बंगाल से लेकर गुजरात तक इनका शासन था। द प्रतिहाराज रूल्ड फॉर मोर देन 3 centuries. द वीक एंड incompetent successor of Mahendrapala, however, could not keep the large. महेंद्रपाला के बाद में जो भी राजा बने वो इतने बड़े किंगडम को संभाल नहीं पाए। मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड कन्नौज इन एडी। मोहम्मद गजनी कन्नौज में आए थे एडी 1018-19 के बीच में। हिज इन्वेंशन गेव अस सेवरल ब्लो टू दिस किंगडम। और उनके इन्वेंशन से इस किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचा था। द प्रतिहाराज वर पैट्रन ऑफ आर्ट्स, क्राफ्ट एंड लर्निंग। Raja Munja was a gifted poet, while Raja Bhoja had written many books on various subjects such as medicine, astronomy, grammar, religions, architectures, etc. The great Sanskrit poet Raja Shekhar wrote Kavya Mimamsa. He adopted the court of Mahendrapala first. ये प्रतिहाराज राजा के बारे में बता रहे हैं कि ये लोग बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत अच्छे प्रशंसक थे, लर्निंग के भी बहुत अच्छे प्रशंसक थे। राजा मुंजा ने एक पोएट थे। राजा भोजा ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, मेडिसिन के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, रिलीजियस आर्किटेक्चर के ऊपर। संस्कृत पोएट राजशेखर ने लिखी थी काव्य मीमांसा। ये पीछे क्वेश्चन भी है आपका एमसीक्यू में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पालाज ऑफ बंगाल एंड बिहार। द पालाज रूल्ड ओवर बंगाल एंड बिहार फॉर ऑलमोस्ट 4 century. पालाज ने बंगाल से बिहार तक शासन किया था 4 century तक। वेस्ट बंगाल वॉज वैन नोन एज अ गौड़ा एंड ईस्ट बंगाल वैज वेंगा। वेस्ट बंगाल जो था गौड़ा के नाम से फेमस था और ईस्ट बंगाल वेंगा के नाम से। इन द 8th century बंगाल विटनेस एन इंटरनल स्ट्राइफ एंड डिसऑर्डर नोन एज मैत्याना। यहाँ पर एक डिसऑर्डर हुआ था जिनको इन्होंने नाम दिया है मैत्यानास। द अनरेस्ट अल्टीमेटेड लेड टू इलेक्शन ऑफ गोपाला एज द किंग। और यहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे उसमें गोपाला को किंग कहा जाता था। ही वॉज सक्सेसफुल इन पुटिंग एन एंड टू अनरेस्ट एंड ब्रॉट सम ऑर्डर। उन्होंने यहाँ पर कुछ सक्सेस पाया था और उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किए थे। ही रिस्टोर्ड पीस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेसिटी। और उन्होंने पाला डायनेसिटी को स्टैब्लिश किया। धर्मपाला एंड देवपाला वर ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी। ये 2 राजा फेमस हैं, धर्मपाला एंड देवपाला। धर्मपाला AD 780-815 वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ये एक बहुत महान योद्धा थे। ही फॉट मैनी सक्सेसफुल वॉर विद द neighboring states. He was a Buddhist and founded the famous monastery of Vikramashiला. इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी पड़ोसियों से और इन्होंने ये भी बुद्धिस्ट थे और उन्होंने एक विक्रमशिला मोनेस्ट्री बनाई थी which grew to be a great university later on. बाद में वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। He was succeeded by his son देवपाला। उनके बाद में उनके बेटे देवपाला बने AD 815 to 855 who was also an able ruler. वो भी एक बहुत महान राजा थे। He humbled many Rajput clans in the neighborhood. उन्होंने बहुत सारे राजपूत राजाओं को अपने पास में मित्रता की उनके साथ में। He was a patron of learning and was a great builder. वो पढ़ने की बहुत रुचि थी उनको और उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। He built the famous महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। ये भी पीछे क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। उन्होंने बोध गया टेम्पल बनाया था। Under him, the Pala dynasty established trade relation with Southeast Asia. इनके शासनकाल में इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड किया था। His successor were very weak. उसके बाद में जो भी राजा बने बहुत कमजोर थे। So his kingdom passed on to the Muslim toward the end of 12th century. इसके बाद में इनके जो साम्राज्य था ये मुस्लिम के पास में चला गया।
The Palas were great patron of arts, architecture and literature. The famous Buddhist monastery of Vikramashila, second only to Nalanda in fame, had been founded by Dharmapala. Nalanda also became famous all over the world during their reign. ये कह रहे हैं कि ये बहुत आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बहुत फेमस पैटर्न थे, इनको बहुत पसंद था ये चीज़ें। इनके शासनकाल में इन्होंने विक्रमशिला बनाई थी जो कि सेकंड नंबर पे थी नालंदा के बाद में, और नालंदा भी आप जानते हैं बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट किंगडम है हमारा राष्ट्रकूटास। पीरियड बता रखा है 750 to 973। राष्ट्रकूटास belong to the Deccan. They came to power after the fall of Cholukyas of Badami in the Deccan. ये कह रहे हैं कि जो ये चोलक्यास के बाद में पावरफुल बने बदामी इन डेक्कन में। When Pratiharas ruled northern India and Palas were ruling over eastern India. जब पालास जो थे वो ईस्टर्न इंडिया में शासन कर रहे थे और बाकी जो राष्ट्रकूटास थे रिमेनिंग सुप्रीम इन द साउथ फॉर 200 ईयर्स। 200 ईयर्स तक राष्ट्रकूटास साउथ में शक्तिशाली रहे। दांती वर्मम आल्सो नोन एज दांती दुर्गा वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी हु रोज टू पावर इन 753। दांती वर्मन और उनका नाम जैसे दांती दुर्गा भी बता रखा है, इन्होंने ही फाउंडेड किया था इस डायनेसिटी को। इन मॉडर्न महाराष्ट्र कृष्णा फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघवर्षा एंड इंद्र थर्ड वर सम अदर ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी। ये इनके कुछ नाम हैं फेमस राजाओं के। द राष्ट्रकूटास fought against the Chalukyas and the Pallavas in the south. They then struggled against the Pratiharas and Pallavas for the control of the city of Kannauj. राष्ट्रकूटास ने फाइट किया था चोलक्यास के खिलाफ एंड पल्लव्स के खिलाफ साउथ में, और उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था प्रतिहारास और पालस के साथ में कंट्रोल करने के लिए कन्नौज को। द राष्ट्रकूटास किंग ध्रुव डिफीटेड प्रतिहारा किंग वत्सराजन, बट ही कुड नॉट रिटेन कन्नौज फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन हिज ओन स्टेट। राष्ट्रकूटा के जो राजा हैं ध्रुवा, उन्होंने पल्लव प्रतिहारा किंग्स वत्सराजन को हरा दिया था, लेकिन काफी समय तक वो कन्नौज को अपने अंदर नहीं रख पाए क्योंकि उनके स्टेट में काफी सारे डिस्टर्बेंस हो रहे थे। राष्ट्रकूटास रूल्ड फॉर मोर देन 300 ईयर्स। राष्ट्रकूटास ने 300 ईयर्स तक शासन किया था। द राष्ट्रकूटास वर पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग। ये लोग आर्ट एंड लर्निंग के शौकीन थे बहुत। किंग कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द रॉक कट कैलासा टेम्पल एट अलोरा। किंग कृष्णा ने फर्स्ट जिन्हें रॉक कट टेम्पल बनाया है कैलासा एलोरा के अंदर। किंग अमोघवर्षा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। अमोघवर्षा बहुत ही अच्छे ज्ञानी थे। दिस किंग मेंटेन ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। इन्होंने फॉरेन कंट्रीज से रिलेशन बनाया ट्रेड का। द स्टेट वॉज प्रॉस्पेरस अंडर द राष्ट्रकूटास। ये स्टेट बहुत ही आगे बढ़ा। हिंदुज्म वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। इस समय हिंदुज्म बहुत फेमस था धर्म के रूप में। दे पैट्रोनाइज सेविज्म एंड वेस्टर्निज्म एंड आल्सो एंकरेज जैनिज्म। इनके अंडर में सेविज्म, विष्णुज्म, शिवजी और विष्णुजी, और जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम, ये सारे धर्म इनके शासनकाल में काफी फैले। दे अलाउड द मुस्लिम मर्चेंट टू सेटल इन देयर किंगडम। उन्होंने मुस्लिम मर्चेंट्स को भी अपने किंगडम में रहने के लिए आज्ञा दी। दे हेल्प्ड देम बाय बिल्डिंग मॉस्क्यूज एंड अलाउड देम टू प्रीच देयर रिलीजन्स। इन्होंने मुस्लिम्स बिल्डर की भी हेल्प करी, उनके लिए मस्जिद बनाया, उन्हें प्रार्थना करने के लिए परमिशन दी इन्होंने। Tripartite struggle for Kannauj. Kannauj was once the capital of Harsha. To capture its mean the control of Ganga Valley. कन्नौज हर्ष का कैपिटल था और यह इस पे कब्जा करने का मतलब गंगा वैली पे कब्जा करना था। So there was a struggle among the three power, the Pallas, Pratiharas and Rashtrakutas for the control of Kannauj for about a century from 780 to 910 AD. with several rise and falls. तो इसलिए यहाँ पर जो तीनों किंगडम्स थे इन्होंने काफी स्ट्रगल किया कन्नौज पे कंट्रोल करने का। टाइम पीरियड यहाँ बता रखा है और काफी टाइम ये काफी इनके हाथ में भी आया, फिर वापस से छिन गया। द Chamanas. There were several branches of the Chamanas who for about 2 centuries, middle of the 8th century to the end of the 10th century, ruled from small principalities lying in a certain part of Rajasthan around Jaipur, जोधपुर, अजमेर एंड मारवाड़। चामनास डायनेसिटीज की बहुत सारी ब्रांचेस थी। इन्होंने 8 से 10 सेंचुरी के बीच में यहाँ पर शासन किया था और ये कह रहे हैं कुछ इनके
जो स्टेट्स हैं वो कहाँ पर हैं? राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और मारवाड़. सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट फैमिलीज रूल्ड इन जालोर, नाडुला, धौलपुर एक्सेट्रा. यहाँ पर भी इन्होंने शासन किया था. बट मोस्टली दे एक्टेड एज अ फ्यूडराइज ऑफ द प्रतिहारास, परमराज एंड चौलक्यास. ये इनके वंशजी कहलाते थे. सम ऑफ देयर रूलर डिड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम दो दे एग्जिस्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड. कुछ राजाओं ने कोशिश करी थी अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने की और उनमें से कुछ ने शॉर्ट पीरियड तक इनको सक्सेसफुल भी हुए थे. सम ऑफ देम इवन वॉन ग्रेट लॉरेल्स इन द बैटलफील्ड. कुछ राजाओं ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी. दे वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. ये लोग बहुत ही आर्ट एंड लिटरेचर के पसंद करते थे इनको. दे बिल्ड ब्यूटीफुल टेम्पल. इन्होंने टेम्पल्स भी बनाए थे. ये पिक्चर बता रहे हैं और इसमें ये बता रखा है कि मुस्लिम इन्वेडर यूज्ड हॉर्स इन देयर इंडियन कैंपेन. यहाँ पर बताया कि ये लोग ने मुस्लिम इन्वेडर जो भी आए थे वो हॉर्सेस के काफ़ी पसंद करते थे उनका ट्रेड करना. इनके एक राजा दुर्लभ राजा is said to have defeated the king of Gauda and to have reached Ganga Sagar in the course of his conquest. दुर्लभ राजा ने गंगा सागर में कब्जा किया. उनकी इन्होंने लड़ाई करी थी गौड़ा से और उसको हरा दिया था. अनदर रूलर गोविंद राजा सक्सेसफुली रिपल्स द अटैक ऑफ सुल्तान ऑफ सिंध. एक और राजा उनके गोविंद राजा हैं जो उन्होंने भी सुल्तान ऑफ सिंध को हराया था. द छामना रूलर वक्कपट्री राजा बिल्ड अ टेम्पल ऑफ शिवा एट पुष्करा. वक्कपट्री राजा ने शिवा का एक पुष्कर में टेम्पल बनाया था. अनदर रूलर विंगराजा सेकंड हु रूल्ड इन 973 बिल्ड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस एट भृगुकुच्छा ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा. इन्होंने टेम्पल का नाम बता रखे हैं यहाँ पर. दिस रूलर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर हु इन्वेडेड गुजरात एंड इवन डिफीटेड द चौलक्याज रूलर मुलाराज. ये राजा बहुत ही अच्छे योद्धा थे. इन्होंने गुजरात पे अटैक किया और उन्होंने हरा दिया था चौलक्यास को मुलराज से. In the closing year of the 10th century, the kingdom of Chamanas extended at least up to Saibur in the north, the town of Jaipur in the east, Pushkar near Ajmer in the south, and Parbatsar in Jodhpur in the west. तो ये जो प्लेसेस बता रखे इन्होंने यहाँ तक शासन किया था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजपूत. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा AD 647, हर्ष की डेथ के बाद में 647 में चाओज एंड एनर्जी प्रिवेल्ड इन द कंट्री. चाओज और एनर्जी यहाँ पर फैलने लगे. द यूनिटी ऑफ हर्षा एम्पायर डिसअपियर्ड. जिस समय हर्ष के टाइम में सारी जो एम्पायर थे यूनिट थे अब वो धीरे धीरे अलग होने लगे. हिज वेस्ट एम्पायर फेल इनटू पीसेस एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स sprang up. धीरे धीरे इसके सब छोटे छोटे टुकड़े हो गए. मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स वर रूल्ड ओवर बाय द राजपूत हु वर कंटिन्यूअली एट वॉर विद वन अनदर. अधिकतर जो स्टेट थे राजपूतों के अंडर में थे लेकिन जो राजपूत थे वो कंटिन्यू वॉर करते रहते थे. सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट वर बीइंग फॉर्म्ड, डिसॉल्व्ड एंड फॉर्म्ड अगेन. कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी संख्या में ये राज्य बने और बिखरे. द पीरियड फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्षा टू द कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया बाय द मुस्लिम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th century AD 645 to 1192 is called the Rajput period. हर्षा के डेथ के बाद में जो मुस्लिम शासन आए थे और उस पीरियड को ये 12th century से कहते हैं कि ये राजपूत पीरियड कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तुर्किश इन्वेशन ऑफ इंडिया. द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द मुस्लिम ऑफ टू एंटर इंडिया थ्रू सिंध हैड फेल्ड मिजरेबली. फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था मुस्लिम का इंडिया में सिंध से, वो फेल हो गया था. इट वर द तुर्क who established themselves in India in the 12th and 13th century. उसके बाद में तुर्क आए थे. इन्होंने 12th से 13th century तक अपने आप को यहाँ स्टैब्लिश करे थे इंडिया में. The Turk were is a reality the feudatories of the Caliph, but when the latter become weak, they started assuming independent status. तुर्क जो थे वो खलीफ के अंडर में काम करते थे लेकिन जैसे जैसे ये तुर्क जो खलीफ थे कमजोर होने लग गए तो ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने लगे. सून देयर आइज फेल ऑन इंडिया विच हैड डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट. उनकी नजर इंडिया पे पड़ी और इंडिया जैसे धीरे धीरे बिखर रहा था
The Ghaznavid, Muhammad Ghazni. Muhammad was the first Turkish invader to invade India from the northwestern side. मोहम्मद गजनी पहला तुर्किश था जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आया था. He was the ruler of Ghazni. During the course of 25 years, 1001 to 1025 AD, he carried out 17 raids on the India. 25 years के कोर्स में जो बता रखा टाइम पीरियड 1001 से लेके 1025 के बीच में इसने 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया. ही अटैक्ड इंडिया मेनली टू अकोमुलेट वेल्थ. वो ओनली यहाँ पर इंडिया पे अटैक करता था यहाँ की धन दौलत लेने के लिए. इट वॉज द वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया विच अटैक्ड हिम द मोस्ट एज ही डिड नॉट फेस एनी टफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंडियंस. इस समय हमारी पॉलिटिकल कंडीशन बहुत वीक थी, इसलिए उसे कोई भी चैलेंज देने के लिए कोई भी राजा नहीं था. ही कैरिड आउट 17 अटैक ऑन इंडिया वन आफ्टर द अदर फ्रॉम AD 1001 टू 1025. इसलिए वो लगातार अटैक करता रहा इस 25 ईयर्स के बीच में. ही मेन अटैक वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द रूलर ऑफ पंजाब, कांगड़ा, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर. ये राजा जो स्टेट्स के नाम बता रखे इनके खिलाफ इसने अटैक किए थे. ही इवन अटैक सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़ टू प्लंडर इट्स इनॉमरस वेल्थ. इसने सोमनाथ टेम्पल पे भी अटैक किया था और उसका महत्वपूर्ण खजाना छीन लिया था. डू यू नो मोहम्मद overran Gujarat as he was tempted to control the highly profitable trade in commodities, especially horses from Arabia. मोहम्मद ने गुजरात पे अटैक करके उस पर कंट्रोल किया था क्योंकि यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था, स्पेशली अरब घोड़ों का. Undoubtedly, Muhammad was one of the greatest conqueror of the world. बिना शक के हम कह सकते हैं कि मोहम्मद जो था बहुत ही बड़ा राजा था. He never suffered a defeats. वो उसने कभी भी हार नहीं मिली थी उसे. He was also a great patron of arts and literature. वो एक अच्छा प्रशंसक था, पैट्रन ऑफ आर्ट्स था और लिटरेचर का. He adorned his capital Ghazni with many beautiful buildings including a university, a beautiful mosque, a museum, a library, etc. Consequently, उसने अपनी कैपिटल गजनी में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, यूनिवर्सिटीज बनाई थी, मॉस्क्यूज बनाए थे, लाइब्रेरीज बनाई थी. गजनी बिकेम द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड. गजनी जो सिटी है वो बहुत ही फेमस सिटी है और ब्यूटीफुल है. ही आल्सो पैट्रोनाइज स्कॉलर लाइक अल्ब्रूनी एंड फिरदौजी. उनके टाइम पीरियड के बीच में जो थे दो बहुत महान विद्वान थे, अल्ब्रूनी और फिरदौजी. लेटर रॉट द ग्रेट एपिक शाहनामा, जिन्होंने शाहनामा लिखा था, महान ग्रंथ. But Muhammad failed as the founder of the Muslim Empire in India. मोहम्मद मुस्लिम एम्पायर को फैलाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ. परमानेंट कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट हिज एम. उसका यहाँ पर एम नहीं था कि परमानेंट वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना शासन फैलाए. एज सच द इन्वेंशन डिड नॉट प्रोड्यूस एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट. जो भी उसने यहाँ पर इन्वेंशन किए थे यानी लड़ाई की लड़ी थी उसका कोई एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकला. देयरफॉर ही इज नॉट रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया. इसलिए उसे यहाँ का मुस्लिम एम्पायर फाउंडेड नहीं मानते, यानी उसने स्थापित नहीं किया था मुस्लिम एम्पायर को. बट ही एनेक्स पंजाब टू हिज एम्पायर विच ओपन द रोड फॉर फ्यूचर इन्वेंशन इनटू इंडिया. लेकिन उसने पंजाब को जीत लिया था जिससे उसे बार बार इंडिया में आने के लिए एक रास्ता मिल गया था. नेक्स्ट राजा है आपके मोहम्मद गौरी. आफ्टर मोहम्मद डेथ हिज सक्सेसर वर एंगेज इन एंडलेस वॉर इन सेंट्रल एशिया. मोहम्मद की डेथ के बाद में उसके जो भी सक्सेसर थे यानी राजा थे वो आपस में लड़ते रहे सेंट्रल एशिया के लिए. India was thus spared from Muslim attack for the next 1.5 century. 1.5 centuries तक इंडिया से बचा रहा. Towards the end of 12th century, Muhammad Ghori ruled over a small kingdom in Afghanistan attack India. 12th century में मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे, जो कि अफगानिस्तान में रहता था राजा, उसने अटैक किया इंडिया पे. In AD 1175 he invaded मुल्तान and captured it. उसने मुल्तान पे कब्जा किया. देन ही मूव टुवर्ड्स गुजरात. उसके बाद में गुजरात की तरफ बढ़ा. हुज राजपूत रूलर भीमदेव सोलंकी फॉट ब्रेवली. उनको राजपूत रूलर भीमदेव सोलंकी से फाइट हुई उनकी. गिविंग हिम अ क्रशिंग डिफीट. उन्हें शिकस्त मिली. इन सब्सिक्वेंट ईयर गौरी कंक्वर्ड पेशावर, सियालकोट एंड पंजाब. और इन्हीं पीरियड में उसने गौरी ने पेशावर और सियालकोट पे भी कब्जा कर लिया, पंजाब पे भी कब्जा कर लिया. In AD 1191, Gauri attacked Prithviraj Chauhan, the Rajput ruler of Delhi and Ajmer. इसी टाइम पीरियड में 1191 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया जो कि दिल्ली के
राजपूत रूलर थे और अजमेर के। पृथ्वीराज डिफीटेड गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान। पृथ्वीराज ने गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान में हरा दिया था। गौरी एस्केप्ड व्हाइल मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड। गौरी उस लड़ाई में भाग गया था, उसके कई सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। ही केम अगेन विद अ लार्ज आर्मी एंड डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ तेहरान। उसके बाद में ये वापस से आया और बड़ी आर्मी लेकर आया बड़ी, और पृथ्वीराज को सेकंड बैटल ऑफ तेहरान में हरा दिया, जो कि कब हुआ था? 1192 में। अ लिटिल लेटर ही डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज। उसी के बाद में इसने जयचंद ऑफ कन्नौज को भी हराया। गौरी मेड इंडियन टेरिटरीज अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर एंड अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज गवर्नर। गौरी ने अपना एक एम्पायर बहुत बड़ा फैलाया था और अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया किसे माना जाए? There is no denying the fact that Muhammad Ghori was not a great military leader as was Muhammad of Ghazni, but he regarded as the real founder of Muslim Empire in India. ये कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को एक अच्छा लीडर नहीं मानते, मिलिट्री लीडर। मोहम्मद गजनी एक अच्छा लीडर था, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी को यहाँ का मुस्लिम एम्पायर स्टैब्लिश करने का फाउंडर मानते हैं। He did not feel content with merely defeating the Rajput and the plundering their territories. उसने इस पे ध्यान नहीं दिया था और राजपूतों से लड़ाई कर रहा था और उसने टेरिटरीज को जीता था। He annexed to his own empire whatever he conquered. उसने अपने एम्पायर को ही फैलाया। Even when he was away from India, he left it to his general to complete his work of conquest. और जब वो यहाँ से चला गया, उसने अपने गवर्नर को ये सारा काम दिया कि इंडिया पे कब्जा करना है, बचे हुए चीजें भी जो भी हैं। इन दिस वे ही मेड हिज कॉन्क्वेस्ट परमानेंट। इस तरीके से उसने जहां जहां पर भी कब्जा किया था उसे परमानेंट रखा। बट मोहम्मद ऑफ गजनी, जबकि मोहम्मद गजनी के बारे में कहते हैं कि सिर्फ वो इंडिया में अपने एम्पायर को फैलाने नहीं आया था, वो सिर्फ यहाँ की धन दौलत लेने के लिए आया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। किंगडम्स के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स कैसे मिलते थे? जनरली ऑलमोस्ट all the rulers of the kingdom which rose and fell during this 500 years 700 to 1200 adopted high ranking titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvana, Chakravartin, King of the Three World। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं कि ये जो 5 साल 500 ईयर्स तक जिन्होंने शासन किया था, इन्होंने अलग अलग रैंक ली थी, जो नाम बता रखे हैं यहाँ पर। इन द रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन दे हाउएवर टुक द हेल्प ऑफ देयर सामंतास, ब्राह्मणास एंड इवन द कॉमन कास्ट एंड पीजेंट्स। अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो सामंतास की हेल्प लेते थे, ब्राह्मणास की हेल्प लेते थे और कॉमन कास्ट के लोगों से और पीजेंट्स की भी हेल्प लेते थे। द किंग वॉज रिगार्डेड एज द ऑनर ऑफ द लैंड एंड अंडर हिम and as such he claimed he rent from peasants, cattle keepers and artisans and all over other producers। किंग को राजा माना जाता था सभी जमीनों का, सभी चीज़ों का, इसलिए जो भी किसान हैं, जिनके पास जानवर हैं, कैटल क्रीपर्स जिन्हें पेस्टोलिस्ट कहते हैं हम, और आर्टिस्ट, ये सब उनको टैक्स देते थे। टैक्स वर आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल अदर प्रोफेशनल। टैक्स दूसरे ट्रेडर्स यानी व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, प्रोफेशनल से भी लिया जाता था। The money thus collected was necessary for running the administrative session, for fighting war as well as for the constructing temple etc। ये जो पैसा था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए और लड़ाइयों को लड़ने के लिए और टेम्पल्स को बनाने के लिए खर्च होता था। Sometimes lands grant were also given to the learned brahmanas, especially those who wrought prasastis in praise of kings and helped them in the running their administration। कुछ पैसा ब्राह्मणों को भी दिया जाता था, जो कि आप जानते हैं कि वो प्रशस्तिस लिखते थे, यानी राजाओं के बारे में, प्रेज ऑफ किंग लिखा हुआ इसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में भी उनकी हेल्प करते थे। सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजियस सोसाइटी। द कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू बी द बैकबोन ऑफ द राजपूत। Out of the 4 original caste, many new subcastes sprang up. The caste system had become rigid and the ideas of untouchability had gained ground. The Brahmanas commanded great respect in the society. The Kshatriya provided the ruler and soldier. Only they took parts in the warfare. They held high position and status in the society. The caste system prevented national integration. ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम था राजपूत का, उस समय ये जो कास्ट सिस्टम था बैकबोन था, और इसमें कह रहे हैं कि छोटी छोटी जातियों में बटी हुई थी।
सबसे ऊपर किसको रखा गया था? ब्राह्मणास को। और जैसे कह रहे हैं हम, ये जो कास्ट सिस्टम है रिजिड था, यानी इसमें कोई भी अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकता था। ब्राह्मणास को समाज में बहुत रिस्पेक्ट और अच्छी पोजीशन मिली हुई थी। क्षत्रिय लोग रूलर्स थे, राजा थे, सोल्जर्स थे, यानी लड़ाई लड़ते थे। ओनली दे टुक पार्ट इन द वारफेयर, यानी वो लड़ाई में पार्टिसिपेट करते थे। हेल्ड साइंग पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, उनकी एक बहुत अच्छी पोजीशन थी सोसाइटी के अंदर। द कास्ट सिस्टम प्रिवेंट नेशनल इंटीग्रेशन, कास्ट सिस्टम नेशनल इंटीग्रेशन बना रखा था इसने। वुमेन ऑक्युपाइड रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द राजपूत सोसाइटी, वुमेन्स को भी एक अच्छी पोजीशन मिली हुई थी। ही कुड चूज हर हस्बैंड इन स्वयंवर, स्वयंवर में अपने हस्बैंड को चॉइस करते थे, जैसे कि आपने महाभारत और इसमें रामायण में देखा है। शी वॉज गिवन हायर एजुकेशन, देयर वॉज अ पर्दा सिस्टम, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलती थी। पर्दा सिस्टम था सोसाइटी, राजपूत सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, एग्रीकल्चर सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ड वेल, इस समय ट्रेड और कॉमर्स भी अच्छा फैला। स्किल्ड आर्टिशियंस प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ आर्टिकल्स, ऑन द होल इंडिया वॉज अ वेल्दी एंड प्रॉस्परस कंट्री। एक पूरी तरह से हम कहें कि यहाँ पर स्किल्ड आर्टिस्ट भी थे और आर्टिकल्स बनाते थे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया बहुत प्रॉस्परस था उस समय, यानी काफ़ी रिच था। The people had developed a good knowledge of various means of irrigation, including the Persian wheel rahat, even before the coming of the Muslim. या कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था नॉलेज का, यहाँ पर इरिगेशन का नॉलेज पहले से ही था। पर्शियन व्हील राहट का शुरू से ही काम में लेते थे, मुस्लिम्स के आने से पहले भी। In the field of industry, good progress had been made. Some fine varieties of woolen, silk and cotton textile were also made. इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। वुलन, सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल के अच्छे कपड़े बनते थे। मेटल्स वर्किंग वॉज आल्सो कॉमन, यहाँ पर मेटल का वर्क भी होता था। वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड गिल्ड्स नोन एज शेरिंग्स, अलग अलग ग्रुप्स थे गिल्ड्स के, यानी गिल्ड्स और शेरिंग्स कहते थे। दिस गिल्ड्स प्रिटेंड टू बोथ प्रोफेशनल गिल्ड्स लाइक दोज ऑफ आर्टिशियंस एंड ट्रेड गिल्ड्स, ये बिल्ड प्रोफेशनल थे और ये आर्टिशियन और ट्रेड गिल्ड्स की तरह काम करते थे। ट्रेड वॉज ऑल्सो फ्लोरिशिंग, देयर वॉज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रेड बिटवीन ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पर ट्रेड भी बहुत अच्छा फैला था, ये कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था। अकॉर्डिंग टू अरब सोर्सेज, इंडियन एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ वुड प्रोडक्ट्स, सैंडलवुड, नटमैग, camphor, coconut, vegetable, clove and many species. India also exported precious and semi-precious stone, pearls and fishes. They imported horses from Central and West Asia. तो ये सारी commodities हैं जो ये बेचते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। As a result of the Bhakti movement, a new form of worship emerged which inspired reforms in the religious and promoted culture. भक्ति मूवमेंट के कारण से सारे जो भी रिलीजियस थे उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, रिफॉर्मर्स हुए। इट लेड टू द ग्रो ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज, और इसके कारण से वहाँ के रीजनल लैंग्वेज